जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि इस चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 यानी कि 2024 में जो आप लोगों का अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है क्लास 10th का जैक बोर्ड से, उसका साइंस का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा, दूसरा है बराबर, और तीसरा है आभासी, और डी है इनमें सभी। तो आप लोगों को इसका सही ऑप्शन देना है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? आप लोगों का ऑप्शन पहला है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे यानी कि वक्रता केंद्र से पीछे, और डी यानी कि चौथा ऑप्शन है आप लोगों का दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अवतल दर्पण में यदि आप लोगों को आभासी, सीधा तथा बीम से अगर बड़ा बनाना है वस्तु को, तो आप लोगों को वस्तु जो रखना होगा दोस्तों वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो आप लोग का चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किरोसिन, दूसरा है तारपीन का तेल, तीसरा है जल, और डी है इनमें कोई नहीं। तो आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में जो प्रकाश का किरण है वो सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल। जल में है जो दोस्तों वो इन सभी से ज्यादा तीव्र गति से चलेगा प्रकाश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। चौथा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है -1 डायोप्टर, दूसरा है 1 डायोप्टर, और तीसरा है 0.5 डायोप्टर, और चौथा है -0.5 डायोप्टर। तो अवतल लेंस का जो क्षमता है दोस्तों वो माइनस में होता है। तो ऑप्शन बी और सी है तो खत्म हो गया। अब लेंस का क्षमता का जो सूत्र होता है 1/f, तो 1/f यानी कि 1/2। तो 1/2 का जो मान होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.5 डायोप्टर, जो होगा निगेटिव माइनस में। अब देखिए आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभिपेशिया और परितारिका। तो आंख की लेंस की जो त्रिज्या है दोस्तों वो कौन नियंत्रित करता है? इन चार गो ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभिपेशिया। पक्षमाभिपेशिया ही है दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है आंख की लेंस में। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर छठा है। छठा है कि निकट दृष्टि दोष को डॉट डॉट भी कहा जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है वो आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का ए है कि हाइपोमेट्रोपिया, और दूसरा है मायोपिया, और तीसरा है मोतियाबिंद, और चौथा है प्रेसोबायोपिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन है कि कूलाम किस राशि का मात्रक है? तो ऑप्शन ए है विद्युत आवेश, दूसरा है विद्युत धारा, सी है विभवांतर, और डी है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और विद्युत आवेश जो है विद्युत आवेश का होता है कूलाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। 8 है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोगों को ओम का सूत्र मालूम होगा दोस्तों। वो सूत्र होता है दोस्तों V = IR। आप लोगों को ये पता होगा क्लास 10th में ये है V = IR। तो हम लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों V/I। ये इधर गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है भी हम लोग का वोल्ट दिया हुआ है दोस्तों 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बटा आई एम्पियर आप लोगों को दिया है दोस्तों। धारा जो है वो 2 है, तो 2 से इसको कटेगा तो इसका हो जाएगा 110। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों इसमें देखिए 110 ओम कहाँ पे है।
102 ओम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए है शून्य होता है, बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा है दोस्तों इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और डी है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य, जल। अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं दोस्तों जो एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसे उपयोग कर पाए तो वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन ए है पवन। पवन का मतलब होता है दोस्तों हवा। हवा का एक बार आप उपयोग कर लिए तो उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। और सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है, और जल को भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो एक कोयला है दोस्तों, इस कोयला का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक बार ये जल गया तो फिर कोयला नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने गए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद, और तीसरा है उत्प्रेरक, और डी है उतोत्पाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके फलस्वरूप जो भी नए पदार्थ बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 12 है कि 2H2O प्लस O2 बनाता है 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो H2 गैस है दोस्तों वो O2 के साथ जल बना दिया, 2H2O बना दिया। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ये अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयोजन। ये जो है दोनों आपस में सट गए हैं, इसी की वजह से इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 13 है कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे कम होगी। तो ऑप्शन ए है जठर रस, दूसरा है नींबू का रस, और सी है शुद्ध जल, और डी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उस पदार्थ में सबसे कम H प्लस आयन की सांद्रता होती है दोस्तों जिसका पीएच मान सबसे कम होता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जठर रस है उसका पीएच मान 2 से लेके 5 तक होता है। जठर रस का 2 से लेके 5 तक होता है, और नींबू का है दोस्तों वो 2 से लेके 3 तक होता है, और शुद्ध जल का आप लोगों को पता है 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है दोस्तों वो 7 से अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे कम जो पीएच मान होता है उसी का H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान 2 से 3 तक होता है, और जठर रस का 2 से 5 तक होता है, लेकिन ये 5 भी हो सकता है, लेकिन ये 2 से 3 के बीच में ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नींबू का रस। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों पदार्थ ए बी सी डी का पीएच मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। इन पदार्थ में कौन क्षारक है। ऑप्शन ए, बी है बी, सी है सी, और डी है डी। तो आप लोगों का पीएच मान दिया गया है दोस्तों, और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन क्षारक है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ पीएच स्केल जो होता है दोस्तों वो 1 से लेके 7, और फिर 7 से होता है 14। तो 1 से लेके 7 तक जो होता है वो अम्ल होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है दोस्तों, और जो 7 से लेके अधिक होता है उसका क्षारीय प्रकृति का वो होता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि दो और 4 जो हो गया दोस्तों वो हो गया अम्ल, 7 जो है वो उदासीन हो गया, 14 जो है वो क्षार हो गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14। अब देखिए आप लोगों का 15 क्वेश्चन है। 15 है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए है CaOH का हॉल्ट वाइस, और दूसरा है CaO, और सी है CaCO3, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आप लोगों का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CaOH का होल्ट वाइस। ये जो है दोस्तों CaOH का होल्ट वाइस शुष्क बुझा हुआ चूना का ये सूत्र है। शुष्क बुझा हुआ चूना जो क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण बनाता है। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
व्यंजक चूर्ण का आप लोगों का सूत्र लिखना है कमेंट में। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे कमेंट में लिखें कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। 16 क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है दोस्तों किसका अयस्क है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए है तांबा, बी है पारा, सी है सल्फर और डी है सिलिकॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 17। 17 में है कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पीतल, बी है कांसा, सी है सोल्डर और डी है स्टील। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पीतल। तांबा और जस्ता को मिलाकर जो मिश्र धातु बनता है उसे पीतल कहते हैं। अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 है कि निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है C2H4 और बी है C4H10 और सी है CH4 और डी है C6H14। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण इसमें से जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए C2H4। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं दोस्तों कि जितने भी कार्बन होते हैं उसका 2 गुना जो है उसका हाइड्रोजन होता है उस यौगिक में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है। अब देखिए 19 क्वेश्चन। 19 में है दोस्तों कि C3COCH3 में कौन पर्याकृत्मक समूह है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, बी है कीटोन और सी है एल्डिहाइड और डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कीटोन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 20 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि जो आधुनिक सारणी जो अभी चल रहा है उसमें तत्वों का वर्गीकरण जो हुआ है उसका आधार क्या है, किस आधार पर उस आवर्त सारणी को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है परमाणु संख्या, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, सी है परमाणु आयतन और डी है परमाणु घनत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के ही आधार पर ये बटा गया है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है वो है आप लोगों के पास 21 है कि नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन, समन्वय, उत्सर्जन और डी श्वसन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि अनॉक्सिक श्वसन के फल स्वरूप बनता है। अनॉक्सिक श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है दोस्तों उस श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है एथिल एल्कोहल और सी है ऑक्सीजन और डी है जल। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 23 में है दोस्तों कि थायरोक्सिन के श्रवण में कौन तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है आयोडीन, सी है फास्फोरस और डी है ऑक्सीजन। तो आप लोगों का इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ऑप्शन ए अंडाशय द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी वृषण द्वारा और डी है प्यूटरी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंडाशय द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 25 है दोस्तों आप लोगों का एक चित्र दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये मुकुल है जो जमीन पर गिर के एक नया पौधा बना देता है। तो इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंडाशय, बी वर्तिका, सी वर्तिकाग्र और डी है परागकोश। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी लेमार्क और डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सामने 28 है कि जल नियंत्रण संयंत्र के लिए निम्नांकित में कौन कथन सत्य है। ऑप्शन ए है यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और बी है इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है और सी है इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है
और डी है इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र में गोबर का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को ये पता है। और ये जीवाश्म ईंधन भी नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवों द्वारा ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी नहीं है दोस्तों, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इस संयंत्र का निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 29 है कि निम्न में कौन अजैव नवीकरणीय पदार्थ है? लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, टमाटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाले ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 5%, बी है 10%, सी है 20%, डी है 15%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। जो खाद्य श्रृंखला होता है दोस्तों उसमें प्रत्येक स्तर में 10-10% पोषक स्तर प्रवाहित होते रहता है। अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 31 में है उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। तो ये आप लोगों को अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोगों को ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को मैं ऐसे ही कंटेंट देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।